हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल में सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर और उसके बाद मीर कासिम को एक तरह से कह सकते हैं हरा दिया और मीर कासिम बंगाल से भागकर कहां पहुंच गए थे? अवध। आज हम जानेंगे उसी के आगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये बिल्कुल जुड़ी हुई कहानियां हैं। अगर आप इसको कहानी समझ जाएंगे ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रहे हैं। बहुतों के रिलेशन में परिजन या बहुत ही पेरेंट्स तक के साथ बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, तो बहुत ही ज्यादा निगेटिव माहौल बना हुआ है। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि ऐसे वक्त जब आप दौड़ ना सके उस समय आप चलें, और जब आप चल ना सके तो उस समय आप घिसटे रेंगे लेकिन रुके नहीं। अगर आप रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे, बस घिसटे रहेंगे, चलते रहेंगे, जो भी कर सकते हैं, तो आप एक ना एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी कि अगर आप आज 100% अपना नहीं दे सकते लेकिन आप एटलीस्ट 1% तो दे सकते हैं, तो आप 1% अपना जरूर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य में जरूर से जरूर सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया, मीर कासिम भागकर कहां आ गया? अवध। तो मीर कासिम कहां से आए? बंगाल से। अवध पहुंचे। अवध के उस समय नवाब थे कौन? सुजाउद्दौला और मुगल इंपरर शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोग एक साथ हो गए और इन तीनों ने प्लान बनाया कि यार देखो, अंग्रेजों ने बहुत तहस नहस मचा रखी है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, क्यों ना एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ा जाए, उनको यहां से भगाया जाए। ठीक, बहुत ही अच्छा प्लान। एकजुटता ताकत होती है भाई, यूनिटी में ताकत होती है। तो तीनों ने मिलकर प्लान किया और लड़े किनसे? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती ये समझे हैं इनकी कि ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। तीनों को एक साथ होने के बावजूद भी हरा दिया। अब जब तीनों हार गए तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, 1757 का जो युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, ये तो था ही डिसाइडिंग की अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी है। तो लेकिन लड़ा नहीं गया था, लेकिन ये बिल्कुल लड़के, उसमें तो धोखा दे दिया मीर कासिम ने। इसमें तो लड़कर मीर जाफर ने धोखा दिया था। मीर कासिम तो ये उनके दामाद हैं, ठीक है, सॉरी। अब इसमें बैटल ऑफ लड़ाई हुई जिसमें एक बेहतरीन युद्ध हुआ और तीन नवाब एक साथ मिलकर लड़े, और अब फाइनल हो जाता है कि अब रूल करने वाले हैं भारत में कौन? अंग्रेज। यहां तक कि भारत के राजाओं को भी डोमिनेट कर दिया। अंग्रेजों ने पहले विदेशी ताकतों को हराया ही, फ्रांस को हराया, पुर्तगाल को हराया, डच को हराया, लेकिन अब भारत के जो ताकतवर राजा थे, बंगाल देख सकते हैं आप, बंगाल के नवाब को हरा दिया। मुगल, जो एक बहुत ही बड़ा नाम था उस समय, पूरे भारत में मुगल नाम से ही लोग जानते थे। जैसे आज आप मोदी के नाम से बस वोट दे देते हैं ना, तो उस समय एक मुगल के नाम से ही अगर मुगल का फरमान आ जाता था तो बस लोगों की हाँ हो जाती थी, इतना पावर थी मुगल की उस समय। तो आप समझिए, एक बड़ी ताकत मुगल और अवध के राजा सुजाउद्दौला एक साथ जब हरा दिया तो डिसाइडिंग बैटल हो गई कि अब भारत में रूल करने वाले हैं ब्रिटिशर्स। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो इसको हमने जिक्र कर दिया थोड़ा सा ज्यादा। अब आप इसमें थोड़ा और विचार करिएगा और पढ़िएगा। अगर यूपीएससी आपको लिखना है तो आपको और इसमें विचार करिएगा, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप। तो चलिए, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है जब हार गए। इसका इफेक्ट आता है 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। पहले तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। अब भाई जब ये हार गए तो ब्रिटिशर्स ने बुलाया एक एक राजा को, भाई इधर आओ, बहुत लड़ रहे थे, अब इधर आओ एक एक करके। इलाहाबाद और कड़ा, ये जो अवध के रीजन में आता था, अवध के राजा से छीन कर दे दिया शाह आलम द्वितीय को। क्यों? क्योंकि ये मुगल एम्परर था, हमने बोला ना, मुगल की पावर थी, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। तो अवध और कड़ा का रीजन छीन के किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को दे दिया, मुगल एम्परर को दे दिया, ठीक है। और इनसे कहा अब तुम निकल लो, बहुत हो गया, बहुत लड़ लिए, अवध इनसे छीन लिया, इलाहाबाद और कड़ा छीन लिया, बाकी का जितना बचा है थोड़े बहुत में राज करो। मेन रीजन इनसे छीन लिए।
और इसके बदले में शाह आलम द्वितीय से क्या लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट ले लिए कंपनी ने, ऑफिशियल दीवानी राइट। इसके पहले हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मीर जाफर ने दिया था दीवानी राइट, लेकिन आपको बता दें उस समय मीर जाफर के पहले हमने क्या बोला था, वो गवर्नर ही तो थे, उनके जो परदादा थे। बात की जाए अली वर्दी खान की, तो उन्होंने गवर्नर थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था एक तरह से बंगाल पर, लेकिन मुगल का ही तो शासन चल रहा था उस समय। तो जब अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट शाह आलम द्वितीय ने ऑफिशियली दे दिए, तो अब यहां से कंफर्म हो गया कि अब पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसके हाथ में चला गया है, अंग्रेजों के हाथ में चला गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद की ट्रीटी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट किसने दिए, शाह आलम द्वितीय ने दिए। ठीक है, तो और इसके बदले में इनको क्या मिल गया, इलाहाबाद और कड़ा का रीजन मिल गया। ठीक, अब देखिए आगे और क्या किया, ये तो इनके साथ हुआ। और बंगाल का नवाब किसको बनाया, बंगाल का नवाब बनाया गया इनके बेटे मीर जाफर के बेटे। अभी तक मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे, लेकिन मीर कासिम को तो हरा दिया, तो अब इनको तो बनना नहीं था। ठीक है, तो अब बनाया मीर जाफर के बेटे को बनाया गया बंगाल का नवाब, लेकिन वो कहने के लिए नवाब थे, रूल कौन करेगा, राजा ही करेगा। मतलब वहां के अंग्रेज ही करेंगे अल्टीमेटली, नवाब तो बस बैठ के गद्दी में बैठा दिया गया है, पुतली वाला हाल एक तरह से आप समझ सकते हैं ना, कि कठपुतली बन गए हैं। ठीक है, दीवानी राइट्स चले गए कंपनी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन नवाब को बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन। नाम याद रखिएगा, डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन, अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं द्वैत शासन, इसी सिस्टम को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, या यूं कहिए कि पैसे की ताकत अपने हाथ में, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अपने हाथ में, दोनों ले लिया। लेकिन हमने क्या बताया कि ये इनडायरेक्टली लिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां से ये हो गया क्या कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। पावर तो हाथ में आ गई अंग्रेज के, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नवाब की। गद्दी पर कौन है, नवाब है। जो भी होगा राज्य का वो कौन देखेगा, नवाब देखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आता है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, याद रखिएगा। अब देखिए अब आगे घटना क्या होती है कि इस तरह कौन पावरफुल हो गया, अंग्रेज। और खासकर बात की जाए जो अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे उस समय, लॉर्ड क्लाइव ने ये शुरू किया था। डुअल शासन किसने लाया, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। रॉबर्ट क्लाइव नाम था पूरा, लॉर्ड क्लाइव भी बोला जाता है उनको। लॉर्ड क्लाइव से भी आप याद रख सकते हैं केवल लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने शुरू किया डुअल सिस्टम, और जब ये थे तो ये बहुत फायदा उठा रहे थे इसका, अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, खूब पैसा पा रहे थे। लेकिन कंपनी को इससे इतना फायदा नहीं, इनका पर्सनल फायदा तो हो रहा था लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था। तो जब कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था तो आगे चलकर हम देखेंगे अगले लेक्चर में या थोड़े दिन बाद जानेंगे, अभी तो हम बैटल सीरीज खत्म कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 1773 में, 1700 देखिए 1765 की बात करें, 1765 में ये सब रूल शुरू हुआ था। आगे 5, 6, 7 साल बाद, अभी तक इन्होंने खूब पैसे कमाए, रॉबर्ट क्लाइव ने खूब पैसे छापे। 1773 पर आगे चलकर हम देखेंगे एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत कंपनी को पता चलता है कि मतलब कि इनको बहुत घाटा, मतलब पिछले कुछ सालों से पता चल रहा होता है कि कंपनी को घाटा हो रहा है। सारा फायदा कौन ले रहे हैं, ऑफिसर्स ले रहे हैं जो वहां पर राज कर रहे हैं भारत पे, और कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज लाते हैं 1773 पर, और वहां पर यह डुअल सिस्टम खत्म कर दिया जाता है और वॉरेन हेस्टिंग बन के आते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन आएंगे, वॉरेन हेस्टिंग। नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है पेपर में कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने आगे चलकर इस डुअल सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। शुरू किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, और समाप्त किसने किया, वो खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग ने। आगे कहानी हम अगले क्लास में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पूरा डिटेल में जाने होगा, पूरी कहानी वाइज जाने होगा, ना कि सिर्फ याद करना हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको नोट्स में जरूर लिखेगा। और एक बात, आप जैसा कि हमने बताया वीडियो के बीच में आप ना तो नोट्स बनाए करें, ना ही हमारी इसको नोट्स को पढ़ा करें, सिर्फ आप ध्यान से कहानी सुना करें। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इसको मेमोरी में याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए। अब आप क्या करिएगा, अपनी नोट्स उठाइएगा और आपको जो जो समझ में आया उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिखिएगा। जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा शुरू करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच बीच में जो हमारी नोट्स हैं, और उसको प्रॉपर अपनी नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। ये आपके लिए लॉन्ग टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो देखिए आज हमने कहां तक पढ़ लिया, मुगल, बंगाल, अवध, ये सब पूरा ये हार गए,
इलाहाबाद की टिटी हो गई और अब बंगाल में पूरी तरह से किसका शासन हो गया? ब्रिटिशर का शासन हो गया। अब हम चलेंगे नीचे तरफ। अभी तो हमने ऊपर पढ़ लिया बंगाल खत्म, अब हम चलेंगे महाराष्ट्र देखेंगे, जो महाराष्ट्र में थे और ये ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे थे। तो अगला लेक्चर हम देखेंगे ब्रिटिश और मराठा की बैटल देखेंगे, कैसे मराठा को इन्होंने हराया। भाई मराठा ताकतवर थे, ऑब्वियसली हरा ही दिया, तभी ब्रिटिशर तो इतने साल राज किया। अगर ब्रिटिश हार जाते तो खत्म हो जाता, यहीं से कहानी खत्म हो जाती, हम आजाद हो जाते। तो अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे मराठा का युद्ध। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपसे एक भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।